हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर सवाल लगभग 150 एमसीक्यू सवाल लेके आया हूं, जो कि आज मेरा तीसरा लेक्चर है। एडुटेरिया का बुक सेट प्रैक्टिस के रूप में निकाला गया है, उसी के रूप में लगभग 150 एमसीक्यू के रूप में प्रीवियस ईयर सवाल, और लगभग इसी में 120 सेक्शनल टेस्ट रहेगा एमसीक्यू के रूप में, और वो अभी 30 सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित, चाहे बिहार करंट अफेयर या भारत से संबंधित या इंटरनेशनल से संबंधित, जहां कहीं भी बीपीएससी से सवाल बनने की चांसेस है, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्चुअल यहां से सवाल बनने की संभावना है, ठीक है। और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग तीसरा लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले बीपीएससी सेक्शनल टेस्ट का तीसरा लेक्चर एडुटेरिया बुक का। सबसे पहला सवाल है, टोटल 150 एमसीक्यू सवाल है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही कंटाप मटेरियल और यहाँ से कंटेंट जो है आपको झोली भर के मिलेगी, तो प्लीज अंत तक जरूर बनिए। पहला सवाल कथन और कारण के बारे में बताया गया है। सबसे पहले कथन बताया है कि त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। क्या ये सही है? तो देखते हैं आगे। इसका कारण बता रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य जो है वह औद्योगिकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाया था। क्या ये दोनों मैच कर रहा है? आर्थिक विकास की योजना और कहाँ अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए, तो क्या ये सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे? तो बिल्कुल नहीं। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938, याद रखना है, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में किए थे। याद रखना है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ना कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की, ठीक है। तो पहला गलत हो जा रहा है। दूसरा बता रहा है कि क्या यह राष्ट्रीय समिति की उद्देश्य था? तो बिल्कुल यह राष्ट्रीय समिति का उद्देश्य था। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले क्या पढ़े, मतलब ए जो है आपका गलत बता रहा है और आर सही बता रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद जो है इसी दौरान राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, ठीक है। इसमें ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, और यह जो है 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था। तो बिल्कुल ए गलत हो जाएगा, दूसरा आर सही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल, इस पर विचार करना है। तो यहां सबसे पहले बताया गया है कि कौन सा कथन सत्य है, हमको सत्य ढूंढना है। सबसे पहले बताया ऑप्शन ए कि वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में संकट की घड़ी में आयोजित किए जाने वाला एक सम्मेलन था। तो बिल्कुल ये तो सही बता रहा है, मतलब 1939 में बहुत ही विकट परिस्थिति के दौरान हमारे देश से गुजर रहे थे, उसी दौरान जो है त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वो भी 1939 में। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा बता रहा है कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता पद के लिए निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दिया था। तो क्या ये पट्टाभी सीतारमन को जो है वह पराजित कर दिया था? तो बिल्कुल यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला ऑप्शन है कि त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में वामपंथ को छोड़कर पूरा दक्षिण पंथ में सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था। ये भी सही जा रहा है, मतलब नहीं, सुभाष चंद्र बोस को यहाँ साथ नहीं दिया जा रहा था, दक्षिण पंथ की तरफ नहीं। तो ये हाँ ये गलत हो जा रहा है, ये गलत हो जा रहा है। चौथा देख रहे हैं, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न को लेकर गांधी जी ने से हुए मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब यहाँ दक्षिण पंथ बता रहा है, तो यही सिर्फ गलत हो जा रहा है। मतलब 1, 2 और 3 यहाँ पर सही बता रहा है। ऑप्शन के आधार पर देखते हैं, तो 1, 2, 4 जो है कहाँ सही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सब यही सही है, ठीक है। तो दूसरा खाली गलत बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बहुत ही बेसिक नॉलेज, और यहाँ पर
अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो झोली भर के, बोरा में भर के यहाँ से आपको कंटेंट और मटेरियल मिलेगा। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी जब तक नहीं होगा तब तक हम पूरे 50 सेट प्रैक्टिस के रूप में जो एडुटेरिया का बुक निकाला गया है, बहुत ही कंटाप सवाल निकाला गया है और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो बहुत ही शानदार सवाल है, याद रखना है चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास को जो है सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रीय जो है राजनीतिक गुरु के रूप में माना जाता है। ठीक है, चित्तरंजन दास को, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है? बहुत ही शानदार सवाल। सुभाष चंद्र बोस के कौन से किताब है? बहुत ही कंटाप सवाल है, तो याद रखना है इंडियन स्ट्रगल। अब स्ट्रगल नहीं करिएगा तो बॉस नहीं बन पाइएगा, ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस की बुक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी बता रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसका पुस्तक है? तो याद रखना है इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो है पुस्तक है। सी ऑप्शन बता रहा है कि अनहैप्पी इंडिया किसका बुक है? तो याद रखना लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय की बुक है अनहैप्पी इंडिया। चौथा नंबर बता रहा है इंडिया डिवाइडेड किसका बुक है? तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद, उसी की पुस्तक है, उसी के द्वारा लिखा गया इंडिया डिवाइडेड। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया और इंडिया विंस फ्रीडम जो है वह आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सुभाष चंद्र बोस क्वेश्चन में जो पूछा है उसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं जितने भी कंटेंट दे रहे हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से जहन में भी जा रहा होगा, तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला सवाल, 5वां नंबर सवाल बता रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सत्य के बारे में ढूंढना है। कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले बता रहा है कि कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का एक पक्षीय घोषणा पसंद में नहीं आया था। बिल्कुल सही है, मतलब ये बता रहा है कि हाँ ब्रिटिशियन जो है भारतीयों से बिना पूछे जो है द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ के लोगों को घोषणा कर दिया था और शामिल होने की घोषणा कर दिया था, जो कि भारतीयों को पसंद नहीं था। तो बिल्कुल ये सही बता रहा है। दूसरा पढ़ रहे हैं, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया था। तो बिल्कुल सही है, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने में निर्णय लिया था, ताकि जो है बताया गया कि यहाँ पर हमें मतलब कुछ देर बाद जो है आज़ादी की अपनी मतलब वहाँ पर सुगंध आ रही थी कि किसी भी हाल में हमें स्वतंत्रता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था। तो बिल्कुल दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल। 150 सवाल लेके आया हूँ और 120 आपका जीके जीएस से संबंधित सवाल रहेगा, वो भी आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और 30 सवाल रहेगा जो कि जनवरी 2024 का करंट अफेयर। ठीक है, जो कि बिहार करंट अफेयर हो या भारत का करंट अफेयर हो, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। 6ठा नंबर सवाल बता रहा है कि रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखते हैं, सबसे पहले बता रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो जो है वह 1936 से 44 के दौरान भारत के वायसराय के रूप में कार्यभार संभाले थे। तो लॉर्ड लिनलिथगो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय थे। ठीक है, याद रखना है लॉर्ड लिनलिथगो। अच्छा, ऑप्शन ए बता रहा है कि लॉर्ड विलिंगटन किस दौरान जो भारत के वायसराय थे? याद रखना है 1931 से 36 के दौरान। 31 से 36 के दौरान जो है लॉर्ड विलिंगटन आपके भारत के वायसराय थे। अच्छा, लॉर्ड जो इरविन है वह कब से कब तक थे? याद रखना लॉर्ड इरविन 26 से 31 तक भारत के वायसराय थे, 1926 से 1931 तक। ठीक है, लॉर्ड वेवेल कब से थे? तो 1944-47 में। ठीक है, जब आजाद हो गया तो लॉर्ड वेवेल थे, और लिनलिथगो जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने
जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। तो किसके द्वारा यह जो किया गया था, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है इन्हीं के द्वारा, जो कि एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, इन्हीं के द्वारा जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों की स्थिति का अपना लाभ उठाया जोरदार तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था। बिल्कुल यहाँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन बता रहा है कि सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पश्चिम पंथियों के बीच में टकराव था, वह किस पर टकराव था, मतलब इसका जो है किस पर जो केंद्रित था, टकराव होने का कारण क्या था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के लेकर यह जो है आपका टकराव था और समस्त जो इसके विचारधाराएं अलग थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन को लेकर विचारधाराएं अलग थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल। कथन ए और कारण आर के रूप में उपयुक्त आधार पे हमें बताना। सबसे पहले बता रहा है कि कथन बता रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद गांधी जी और उसके समर्थक तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं था। तो बिल्कुल ये सही बता रहा है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है गांधी जी और उसके समर्थक आंदोलन करने में तुरंत पक्ष में नहीं था। तो बिल्कुल कथन सही बता रहा है। अच्छा, इसका कारण क्या था? कारण यह था कि गांधी जी का मानना था कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी और तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के प्रतिकूल था, अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है कारण भी सही राइट आंसर बता रहा है, मतलब इसी के कारण जो है तुरंत गांधी जी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे। तो बिल्कुल यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही उचित बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल। रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो सबसे पहले बता रहा है रिक्त स्थानों में ए और रिक्त स्थानों दूसरा वाला में बी भरना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट मतलब बता रहा है कि खाली जगह को मुस्लिम लीग, मतलब किस तारीख को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान में प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया था। तो कौन से तारीख को किया गया था? तो याद रखना है 23 मार्च डेट 1940 था, याद रखना है 23 मार्च 1940। और इसका अधिवेशन जो है कांग्रेस का कहाँ हुआ था? तो याद रखना है मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखना पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथन पर घटनाओं में सही कालानुक्रम के आधार पर हमें संयोजित करना है। सबसे पहले हमें बताना है कि कौन सी घटना जो है वह कब हुई थी, मतलब किस दौरान सबसे पहले हुई थी। तो याद रखना सबसे पहले बता रहा है कि जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला की गई थी। तो सबसे पहले यह जापान की जो पर्ल हार्बर की घटना कब हुई थी? तो याद रखना है दिसंबर 1941 में हुआ था। याद रखना है दिसंबर 1941, दिसंबर भी याद करना है, ठीक है। दिसंबर 1941 को जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था। दूसरा बता रहा है कि जर्मनी के द्वारा रूस पर हमला और रूस के युद्ध में कूदना। जर्मनी के द्वारा रूस पर हमला हुआ था और रूस को युद्ध में कूदना, मतलब यह जो है कब घटना हुई थी? तो याद रखना यह जो है जून 1941 में हुआ था, जून 1941 में। तीसरा नंबर बता रहा है कि जापान के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में रंगून पर कब्जा कर लिया गया था। तो याद रखना यह 1942 में यह घटना हुई थी। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो बिल्कुल जून 1941 बी पहले हो जाएगा, फिर दिसंबर 1941 ए उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद 1942 मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको 6 सवाल आपके जहन में याद हो रहा होगा कि रूस के द्वारा जो जर्मनी के द्वारा रूस पर हमला हुई थी वह जून 1941, जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला हुई थी वह जो है दिसंबर 1941, और जापान के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया रंगून में कब कब्जा हुई थी? तो यह रखना है 1942 में। तो बी ए सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला नंबर सवाल, सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले बता रहा है कि एमरी कौन थे, एमरी आपका कौन थे, तो याद रखना है एमरी जो है आपका एक विदेश मंत्री थे। ठीक है, एमरी एक विदेश मंत्री थे। अच्छा, दूसरा बता रहा है कि विंस्टन चर्चिल कौन थे, तो याद रखना विंस्टन चर्चिल जो है एक बहुत ही महानायक मतलब प्रधानमंत्री थे, तो याद रखना है यह 5 से मिल जाएगा। अगला है वेवेल, वेवेल योजना भी हम लोग पढ़े थे। वेवेल कौन थे, तो याद रखना वेवेल एक कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि लिन लिथगो कौन थे, तो लिन लिथगो तो वायसराय थे। ठीक है, वायसराय थे। उसके बाद स्टफर्ड क्रिप्स जो है वह कौन थे, तो याद रखना है संसद सदस्य के मजदूर नेता थे। ठीक है, तो याद रखना है सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, एमरी विदेश मंत्री हो गया, उसके सबसे पहले 2 हो गया। उसके बाद बता रहा है कि विंस्टन चर्चिल, उसके बाद हो गया आपका 5 प्रधानमंत्री थे। उसके बाद बता रहा है वेवेल कौन थे, तो याद रखना है 4 कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद लिन लिथगो कौन थे, वायसराय, मतलब 1 हो जाएगा आपका। उसके बाद हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा संसद और मजदूर नेता। ठीक है, तो याद रखना है 2 5 4 1 3। ऑप्शन देखते हैं 2 5 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारे कंटेंट अकेले यहां से एक ही वीडियो से मिल रही होगी, तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी राइट कॉर्नर में आपका सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर सवाल बराबर लेते आते रहते इसी यूट्यूब चैनल में। चाहे बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस कहीं भी हो, या रेलवे के एग्जाम हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ कहीं भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर सवाल देखना बहुत जरूरी है। और प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम उसी प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 13 नंबर सवाल है कि किस भारतीय नेता ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। किसने कहा था, तो याद रखना यह जो कहा गया था क्रिप्स प्रस्ताव को ही कहा गया था, क्रिप्स मिशन को ही कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है। यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति कर लिया था, तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई 1942 को वर्धा में। जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल, भी हमें विचारों पर, कथन के विचारों पर हमें प्रस्ताव रखना है और बताना है ऑप्शन क्या, हाँ मतलब कौन सा कथन हमें सही बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बता रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो क्या यह सही है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव जो है सरदार वल्लभ भाई के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था, तो बिल्कुल यह जो है आपका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहां सही पूछ रहे ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, मतलब पहला वाला गलत। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा है बता रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित किया गया था। क्या ये सही है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था, समर्थन का बात यहाँ जो है नहीं हुई थी, मतलब समर्थन किया था लेकिन प्रस्तावित खुद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, तो ये भी गलत हो जा रहा है। तीसरा बात बता रहे हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बंबई की बैठक अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। बिल्कुल ये सही बता रहा है, बिल्कुल ये सही बता रहा है, यह जो है अगस्त 1942 में ही हुई थी। चौथा बता रहा है कि बंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित की गई बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। बिल्कुल ये भी सही है। चौथा बता रहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा गढ़ा गया था। क्या ये सही है, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो कि यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं कहा गया था, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो 3 और 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 कौन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल है 16 नंबर की, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है।
बहुत ही उम्दा सवाल है, बेसिक सवाल। तो याद रखना है पाकिस्तान दिवस जो है वह 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 मार्च 1943 को जो है वह देश विभाजन के रूप में फलित हुई थी और इसी के आधार पर मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस के रूप में 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। सवाल है कि सन 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रास बिहारी बोस और टोक्यो यानी जापान की राजधानी टोक्यो में जो है यह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो यह रखना रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो जापान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। सवाल है कि कालानुक्रम के आधार पे हमें सबसे पहले बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले बता रहा है कि राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है वह कब हुआ था? तो याद रखना राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में हुआ था। याद रखना है यह फॉर्मूला 1944 में मतलब प्रस्तावित में लाया गया था। दूसरा बता रहा है कि बेबेल योजना कब हुई थी? तो याद रखना है जून 1945 को यह हुआ था। ठीक है, तो 1945 को बेबेल योजना मई 1945 में आया था। तीसरा बता रहा है शिमला सम्मेलन कब हुई थी? तो जून 1945 में। ये वाला मई हो गया, ये वाला जून 1945 हो गया। ठीक है, शिमला सम्मेलन। चौथा बता रहा है कि सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास रखा गया था 21 दिनों में, 21 दिन का उपवास। यह जो हुआ था कब हुआ था? यह रखना 1943 को हुआ था। ठीक है, फरवरी 1943 को। उसके बाद बता रहे हैं कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो यह रखना पाकिस्तान दिवस जो है वह 1943 23 मार्च 1943 अभी हम लोग पढ़े थे। मार्च 1943 को हम लोग मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, तो अब हमें कालानुक्रम के आधार पर बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले 1943 मतलब 4 हो जा रहा है। उसके बाद हो जा रहा है आपका 5 हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 हो जा रहा है पाकिस्तान दिवस के रूप में। उसके बाद 1 हो जा रहा है राजगोपालाचारी के रूप में। उसके बाद हो रहा है आपका बेबेल योजना, फिर शिमला सम्मेलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं किया गया था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बालासोर। उड़ीसा में जो है यह घटना मतलब यह सरकार की स्थापना नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। सवाल है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी? कौन से स्थान पर? बहुत ही शानदार। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी सतारा में। सतारा में जो है सबसे लंबे समय तक चली थी। मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्र जो है वह हुई थी। याद रखना है सतारा में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौन से कथन हमें सत्य बता रहा है? कौन सा कथन हमें सत्य बता रहा है? सबसे पहले हम लोग पढ़ना है। पहला बता रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किया था। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा है कि 1943 के मध्य से 1945 तक सतारा में चलने वाली समांतर सरकार जातीय सरकार के नाम से जाने जाते थे। नहीं, जातीय नहीं, प्रति सरकार के नाम से जाने जाते थे, मतलब ये गलत है। तीसरा बता रहे कि बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ये सही है। चौथा नंबर बता रहे कि हिंदू महासभा ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया। बिल्कुल सही है। ठीक है, हिंदू महासभा ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। बिल्कुल सही है, मतलब 1, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बहुत ही शानदार या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्रीडम आर्मी का गठन कहाँ किया गया था? सिंगापुर, जापान, जर्मनी या म्यांमार? कहाँ किया गया था? तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फ्रीडम आर्मी की गठन जर्मनी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी में जो है यह सुभाष
चंद्र बोस के द्वारा फ्रीडम आर्मी की घोषणा मतलब गठन किया गया। अच्छा, फ्रीडम आर्मी किसे कहा जाता था? हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं मुक्ति सेना जो पढ़ रहे हैं ना, उसी को फ्रीडम आर्मी भी कहा जाता है। तो यार अपना दोनों राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ? जर्मनी में स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 23rd नंबर सवाल बता रहा है कि स्थान और सुभाष चंद्र बोस के 6 नाम दिए गए स्थान के हमें बारे में जिक्र करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग मिलाना है। सबसे पहले यहाँ बता रहा है कि टोक्यो, यह जो है वह यहाँ पर कौन थे? तो याद रखना है आबिद हुसैन। टोक्यो में कौन थे? तो याद रखना है आबिद हुसैन। उसके बाद बता रहे हैं कौन? तो जर्मनी में कौन थे? तो याद रखना है ऑरलैंडो मेजोटो। ठीक है, ऑरलैंडो मोजेटो जर्मनी के थे। उसके बाद पेशावर पाकिस्तान क्षेत्र में कौन से थे? तो यार में जियाउद्दीन। ठीक है, तो बिल्कुल 4-1-3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं 4-1-3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नजरबंदी से भगाकर जनवरी 1941 में किसी व्यक्ति ने पेशावर पहुंचने में मदद किया था। तो किस व्यक्ति ने मदद किया था सुभाष चंद्र बोस को? ठीक है, नजरबंदी से भगाकर किस व्यक्ति ने पेशावर पहुंचने में मदद किया था? तो बिल्कुल भगत राम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। फिर कथन और कारण के बारे में हमको बताना है। सबसे पहले कथन बता रहा है कि जून 1945 में ब्रिटिश सरकार ने सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया था। बिल्कुल सही है। इसका कारण बता रहा है कि यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए कथन, ए आर कारण, आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। 26 में बता रहा है कि कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? सबसे पहले बता रहा है कि देसाई लियाकत समझौता के प्रस्ताव के बारे में हम लोग को जानना है। इसके बारे में बता रहा है सबसे पहले कि देसाई लियाकत समझौता किसके आधार पर? सबसे पहले बता रहा है कि यह समझौता प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने में किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा बता रहा है कि यह समझौता प्रस्ताव राजगोपालाचारी फॉर्मूला के आधार पर के बाद ही लाया गया था। बिल्कुल सही है। तीसरा बता रहा है कि इस समझौते के प्रस्ताव के अंतरिम सरकार ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल से लगभग 2:1 में सदस्य जो है वह मनोनीत करने की तय की गई थी। ये गलत है। चौथा बता रहा है कि यह समझौता प्रस्ताव में अंतरिम सरकार ने 20% स्थान अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने की बात कही गई। बिल्कुल सही है। मतलब 1, 2, 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है 1, 2, 4? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल है कि 27 नंबर सवाल। ठीक है, रिक्त स्थान को हम लोग को भरना है। सबसे पहले बता रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजागोपालाचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु किस तारीख को एक फॉर्मूला सुझाया था जिसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है? तो यह रखना है 10 जुलाई 1944 को राजगोपालाचारी को फॉर्मूला अपनाया गया था। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10 जुलाई 1944 को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल हम लोग को फिर मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को मिला है। सबसे पहले बता रहा है कि INA बैंक यह कहाँ स्थित है? तो याद रखना INA बैंक रंगून म्यांमार में स्थित है। INA प्रारंभिक मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह सिंगापुर में स्थित है। ठीक है, यह जो है सिंगापुर में स्थित है। अगला सवाल है कि स्वराज द्वीप जो है वह कहाँ स्थित है? तो याद रखना निकोबार में है स्वराज द्वीप। और शहीद द्वीप जो है अंडमान द्वीप में है। ठीक है, बहुत ही शानदार यह नॉलेज है, याद रखना एकदम जहन में याद रखना। INA बैंक रंगून में, INA का प्रारंभिक मुख्यालय सिंगापुर, स्वराज द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह में और शहीद द्वीप जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान द्वीप में। तो याद रखना BADC ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा BADC। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 29 नंबर सवाल। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था
प्रसिद्ध नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा कहाँ से लगाया गया था, मतलब कहाँ, किस क्षेत्र में यह बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो यह रखना है इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA में जापान के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र मलाया क्षेत्र से कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मलाया। ठीक है, यहीं पर कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 30 नंबर, अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से किया गया था। तो याद रखना यह जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल, आज़ाद हिंद फौज की दिवस कब मनाया गया था, बहुत ही कंटाप सवाल। तो याद रखना आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है वह 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12 नवंबर 1945। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि 1 और 2 को हमें मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले बता रहा है कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है वह कौन थे। तो यह रखना है तत्कालीन भारत के सचिव थे, बिल्कुल एक का यही हो जाएगा। दूसरा एवी अलेक्जेंडर जो है वह कौन थे। तो यह रखना यह जो है नौसेना मंत्री थे अलेक्जेंडर। उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे। तो यह रखना स्टेफर्ड क्रिप्स जो है तत्कालीन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो मतलब 1, 3, 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4। ठीक है, तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल फिर सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्टुअल जो सवाल है वो सारे सवाल अगर आप देख लिए तो मतलब आप अगर देख लिए तो याद रखना है कि आप 150 सवाल तो देख लिए, लेकिन 150 से 150 एक्स्ट्रा आप सवाल देख रहे हैं, मतलब टोटल 300 सवाल आप यहाँ से करके जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़ रहिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबा होगी क्योंकि समय थोड़ी ज़्यादा लगे सकती है, क्योंकि समय क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है MCQ के रूप में और उसको एक्सप्लेनेशन के रूप में भी हम लोग को विस्तार करना है। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है। सबसे पहले बता रहा है कि जॉन मथाई कौन थे। तो याद रखना जॉन मथाई जो है वह रेल मंत्री थे। तो सर्वप्रथम रेल मंत्री तो जॉन मथाई ही थे, तो 1 का 5 हो जाएगा। दूसरा बता रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद कौन थे। तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद जो है कृषि और खाद्य मंत्री थे। ठीक है, तो बी का तो हो जाएगा। लियाकत अली यह कौन थे। तो याद रखना यह जो है वित्त मंत्री थे लियाकत अली। राजगोपालाचारी जो है वह शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, मतलब 5, 4, 2, 1। ठीक है, नहीं 5, 2, 4, 1। ठीक है, 5, 2, 4, 1। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कौन सा कथन कालानुक्रम के आधार पे हमें बांटना है। ठीक है, कालानुक्रम के आधार पे हमको बांटना है। सबसे पहले बता रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए चुनाव कराए गए। तो याद रखना है यह घटना कब हुई थी। तो याद रखना यह जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केंद्रीय और प्रांतीय चुनाव हुई थी वह 1945 के दौरान हुआ था। उसके बाद बता रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई। यह कब हुई थी। तो याद रखना जुलाई 1945 में यह घटना हुई थी। ठीक है, जुलाई 1945 में यह घटना हुई थी। उसके बाद वेवेल योजना के अनुसार शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो याद रखना शिमला सम्मेलन का आयोजन जून 1945 में किया गया था। जून 1945 में यह घटना हुई थी। अगला है कि शाही नौसेना का नाविकों का विद्रोह कब किया गया था। तो यह रखना फरवरी 1946 में, मतलब फिक्स है यह सबसे अंत में होगी। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले में क्या हुआ। तो यह रखना 3 हो जाएगा था। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका सबसे पहले 3 हो गया था, उसके बाद हो गया था 2, उसके बाद हो गया था 1, उसके बाद 4। ठीक है, तो 3, 2, 1, 4 कहाँ है राइट आंसर। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल। नवंबर 1945 में लाल किले में एक ही कटघरे में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों द्वारा एक प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर यह मुकदमा नहीं चलाया गया था। तो यह रखना यह प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वह किस व्यक्ति किसके ऊपर नहीं चलाया गया था। तो यह रखना है
प्रेम कुमार सहगल ये तो थे इस पर प्रेम, शहनवाज खान ये भी थे, गुलबख्श सिंह ढिल्लो ये भी थे, आसिफ अली नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिक्त स्थान को भरना कि भारतीय शाही सेना के नाविकों को HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में फरवरी 1946 में किसे गिरफ्तार कर लिया था? तो यह रखना है BC दत्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल। 37 है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत त्रिस्तरीय संघ एवं समूहीकरण की अवधारणा को लागू करते हुए प्रांतों को 3 समूहों के क्रमशः क, ख और ग में वर्गीकृत किया गया है। बिहार प्रांत को किस समूह में के अंतर्गत यह शामिल किया गया है? तो याद रखना यह जो है समूह क में एक शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर सवाल। सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना प्रस्ताव के तहत प्रांतों का सामूहिकरण कुल 3 समूहों में किया गया है। तीनों समूह में कितने प्रांत थे? तो तीनों समूह में 11 प्रांत थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में कुल 385 प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था। इनमें कुल कितने प्रतिनिधियों का चुनाव देशी रियासतों से में किया गया था? तो याद रखना यह जो देशी रियासतों में किया गया था वह कितना था? तो याद रखना है वह टोटल 93 था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देशी रियासत टोटल 93 था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था? कौन सा तथ्य जो है नहीं किया गया था? तो देखते हैं। सबसे पहले बता रहा है कौन सा नहीं किया गया था। सबसे पहले बता रहा है कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, तो कैबिनेट मिशन में नहीं स्वीकार किया था। ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि भारत को संघ बनाने की परिकल्पना कर ली गई थी, तो बिल्कुल ये सही था। इसे स्वीकार जो है वह कर लिया था। ठीक है। अगला है कि अवशिष्ट शक्तियां संघ में नहीं थी, बिल्कुल हाँ नहीं, इसको भी स्वीकार नहीं किया गया था। चौथा है कि संविधान निर्माण हेतु ढांचागत रूपरेखा की परिकल्पना की गई थी, तो ये भी कर लिया था। ठीक है। तो मतलब यहाँ सवाल कर रहा है कि कौन सा शामिल नहीं किया गया था, तो 1 और 3 बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है हमें ये देखना है। ठीक है। सबसे पहले बता रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1915 में किया गया था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया गया था, नॉट राष्ट्रीय स्वयं सेवक। ठीक है। अगला है कि हिंदू महासभा की गठन 1925 में किया गया था, यह भी गलत है। हिंदू महासभा के गठन नहीं, 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना हुई थी। ठीक है। मतलब जस्ट उल्टा दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन गलत है। अगला सवाल 42 नंबर सवाल। एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था, यह किसका कथन था? यह किसके द्वारा कहा गया था? तो बिल्कुल आगा खां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कथन ए और कथन आर कारण के बारे में हमको बताना है, हमें सोचना होगा। सबसे पहले बता रहा है कि कथन है कि 1930 के दशक में उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक मुद्दे को तीव्र और निश्चय किया। बिल्कुल सही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण बता रहा है कि 1937 में प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग की अच्छी सफलता मिली थी, कारण सही नहीं है। मतलब एक सही बता रहा है, कारण गलत बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 44 नंबर सवाल। कांग्रेस के विभाजन के साथ सत्ता के हस्तांतरण की योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो कब प्रस्तुत की गई थी? तो यार 3 जून 1947 को कांग्रेस के विभाजन के साथ सत्ता के हस्तांतरण की योजना 3 जून 1947 को प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45 नंबर सवाल। सवाल हमें जो है कालानुक्रम के आधार पर बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले बता रहा है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में विचार करना है कथन पर। सबसे पहले कथन ए बता रहा है कि बिल का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुतिकरण, यह जो है बिल्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स का प्रस्तुतिकरण यह कब हुई थी? तो बिल्कुल ये सबसे पहले
हुई थी। उसके बाद बता रहा है बिल ऑफ हाउस ऑफ कॉमर्स के प्रस्तुतिकरण, हाँ यही सबसे पहले हुआ था बी। उसके बाद हुआ था आपका ऑप्शन ए, ठीक है, जून जुलाई 1947 में ही हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सबसे पहले हुई थी बिल ऑफ हाउस की कॉमन्स की प्रस्तुतिकरण, फिर लॉर्ड्स की प्रस्तुतिकरण, और बिल की शाही को स्वीकृति मिला और अधिनियम बन गया, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर कथन और कारण। देखिए सवाल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल बनेंगे। बीपीएससी कोई हेरा गेरा एग्जाम नहीं है, एकदम हाई लेवल का एग्जाम है। आप वहाँ एसडीएम बनने वाले हैं, आप वहाँ जो है बहुत बड़े अधिकारी, राज्य लेवल के बड़े बड़े अधिकारी बनने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे ही सवाल बनेंगे। वो जो है बच्चा वाला सवाल नहीं पूछेगा, वो एकदम जहन में याद रखना ही रखना है। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल है। और प्रीवियस ईयर सवाल देख लीजिएगा तो आपको एक चीज़ हमेशा मिल जाएगा कि कैसे कैसे सवाल बीपीएससी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको कथन और कारण के बारे में बताना है। 46 नंबर सवाल, कथन बता रहा है कि लाहौर अधिवेशन 1929 की भावना के विपरीत कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना के तहत डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया गया था। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है। क्या कारण भी सही है? देखते हैं। देश की तत्कालीन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्तियों को प्राप्त कर ले। बिल्कुल आर भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स से तुलना किसने किया था? तो याद रखना यह जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 48 नंबर सवाल है हमें ए की जगह पे खाली स्थान भरना है, फिर बी की जगह में भी भरना है। 1945 में कहाँ पर तथा 1947 में कहाँ पर अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1945 में उदयपुर में किया गया था और 1947 में ग्वालियर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर और ग्वालियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 49 नंबर सवाल, ठीक है। 49 नंबर सवाल, माउंटबेटन योजना जून 1947 के तहत क्षेत्र युग्मों की पहचान कीजिए और इसमें जनमत संग्रह द्वारा इस बात पे पता लगाया जाने की व्यवस्था की गई थी कि वे भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान संघ में। यह जो है कब किया, किसके द्वारा किया गया? तो यह उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम के सिलहट क्षेत्र जिले को यह किया गया था माउंटबेटन योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 नंबर सवाल है कि किस चार्टर के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के तीनों प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के गवर्नर और परिषदों को विधायी शक्तियां प्राप्त कर दी गई थी? तो यह चार्टर अधिनियम 1726 के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 नंबर सवाल खत्म हो गए हैं और सवाल लगभग 150 बचा हुआ 100 सवाल बचा हुआ है। प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। 51 नंबर सवाल है, सवाल बता रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में विचार करना है। सबसे पहले बता रहा है कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना लिया। गवर्नर बनाया था तो नॉट गवर्नर जनरल, ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल बना दिया गया था, वह भी बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल नहीं, ये गलत है। दूसरा बता रहा है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी लगभग 1774 में 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और इसका पहला जो सुप्रीम CJI थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है। तो बिल्कुल दो सही है। तीसरा बता रहा है कि संचायक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी, नहीं 4 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी, तो 3 भी गलत हो जाएगा। चौथा, 1000 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों को संचालन चुनने का अधिकार क्या प्रदान कर दिया गया था? तो नहीं, बिल्कुल गलत है। 500 यह जो है सब उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो केवल 2 सही हमें बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, केवल 2 सही बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के संबंध में कौन से कथन पे हमें विचार करना है, कौन सा कथन सही हमें बता रहा है, वो हम लोग को देखना है, ठीक है। सबसे पहले बता रहा है कि
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने में पारित किया गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा बता रहा है कि इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसे भारत में ब्रिटिश अपेक्षाकृत क्षेत्रों पर पूरा अधिकार कर लिया गया था। तो बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा बता रहा है कि भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी, जिसमें एक स्थान जो है सेनापति को दिया गया था। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। चौथा बता रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 10 कमिश्नरियों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा किया गया था। क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। मतलब 1 और 2 सही बता रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, 1 और 2 है। हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही बता रहा है। नेक्स्ट हम लगाते हैं अगला सवाल। चार्टर अधिनियम और उससे संबंधित जो है पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट के तहत हमें मिलाना है। सबसे पहले बता रहा है कि चार्टर एक्ट 1793 के तहत क्या किया गया था? तो माल अदालतों की समाप्ति कर दी गई थी। बिल्कुल सही है। दूसरा बता रहा है चार्टर एक्ट 1873 के तहत भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति में पहली बार स्पष्ट हो गया था। बिल्कुल सही है। जो तीसरा बता रहा है कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या गया था? तो विधायी और कार्यकर्ता कृतियों पर प्राधिकरण किया गया था। बिल्कुल सही है। चौथा बता रहे कि चार्टर एक्ट 1853 में क्या किया गया था? तो यार जो वह केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 का है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भारत में दास प्रथा का उन्मूलन वैधानिक रूप से कब पारित हुआ था? तो याद रखना यह जो पारित किया गया था वह 1843 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण के बारे में हमें फिर देखना है। सवाल है, कथन बता रहा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक 1-2 दशकों में ब्रिटिश व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की तीव्रता से मांग उठाया था। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कथन और कारण बता रहा है कि इस दौरान नेपोलियन द्वारा यूरोप में एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम की स्थापना की गई। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मतलब कारण सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 56 नंबर सवाल। भारत में वार्षिक बजट तैयार करने और उसे विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत कब से किया गया है? तो याद रखना यह जो शुरुआत किया गया था, तो याद रखना 1860 से किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1860 यह प्रस्तावित जो है शुरुआत किया गया था। फिर हमें कथन जो है भारत परिषद अधिनियम में खाली जगह के आधार पर गवर्नर जनरल और उसके परिषद में भारतीयों को भी नामित किए जाने की अनुमति दी गई। तो बी के स्थान पर कौन से वायसराय जो है वह कार्यकारी परिषद में शामिल होने से पहले भारतीयों को भी बने? तो कौन से कार्यकारी थे था? तो याद रखना सबसे पहले कौन से अधिनियम था? तो 1909 का अधिनियम था। इसी के तहत गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में किसी भी भारतीय को भी नामित करने की अनुमति दे दी गई। और जो है दादा भाई नौरोजी वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल की गई भारतीय पहले थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 1909 और दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 58 नंबर सवाल है कि कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही बता रहा है? मैं सही देखना है। सबसे पहले बता रहा है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को स्थापित कर लिया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा बता रहा है कि इस अधिनियम की शुरुआत एक उद्देशिका से की गई थी, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। क्या ये भी सही है? तो बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा बता रहा है इसे मार्लेमेंटो 1909 को अधिनियम को कहा गया था। अभी हम शुरुआत में पढ़े थे कि 1919 वाले चेम्स जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया था, नॉट मार्लेमेंटो। तो 3 गलत हो जाएगा। चौथा बता रहा है कि इस अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र को प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है। मतलब 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 59 नंबर सवाल। कथन और कारण पे हमें जिक्र करना है। सबसे पहले बता रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। बिल्कुल सही है।
1919 के भारत सरकार अधिनियम में भारत के लिए एक संघीय ढांचे के साथ साथ उत्तरदायी सरकार और स्वशासन के विचारों को सामने रखा। तो बिल्कुल कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए कथन और कारण दोनों सही है और कारण भी सही व्याख्या कर रहा है। अगला सवाल है हमारा 60 नंबर का। सबसे पहले बता रहे कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति की गई, नहीं, इसका जिक्र नहीं था। दूसरा है कि इस कमीशन ने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सबमिट कर दिया, ये भी गलत है। मतलब दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों गलत है। चले कहाँ थे हम लोग? तो 61 नंबर ना, हाँ 61 नंबर आता है। बहुत ही घंटाप सवाल है। 61 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो बिल्कुल जो है एकाधिकार को समाप्त पूर्णतः कर लिया गया था, वह चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया था। हालांकि एकाधिकार समाप्त जो है वह 1813 में ही हुआ था, लेकिन यहाँ पूर्णतः का जिक्र किया गया। पूर्णतः कब समाप्त हो गई थी? तो याद रखना है चार्टर एक्ट 1833 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1918 के अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं को मताधिकार देने के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो है सरला देवी चौधरानी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 63 नंबर सवाल, भारत की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? तो यह रखना है प्रथम भारतीय महिला विधायक डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 64 नंबर सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक लंबा दस्तावेज था, इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो यह रखना 321 अनुच्छेद थे और इसमें जो है 10 अनुसूची थी। ठीक है, 321 और 10, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना है, बहुत ही उम्दा सवाल है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद और 10 जो है अनुसूचियां थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 65 नंबर सवाल है कि 1935 के अधिनियम के बाद देश में अनेक घटनाक्रम तेजी से घटित हुई, यह कुछ प्रमुख निम्नवत थे। सबसे पहले क्या बता रहे हैं? सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो यह रखना है, सबसे पहले यहाँ बता रहा है कि हाँ CR फॉर्मूला कब हुआ था? तो CR फॉर्मूला 1944 में हुआ था। आप ही भी बता दीजिएगा यहाँ, मतलब जो है मैं याद रखना 1944 में CR फॉर्मूला जो है प्रस्ताव में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो यह रखना 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन जो है वह कब हुआ था? तो यह रखना 46 में, कैबिनेट मिशन 46 में हुआ था। उसके बाद बता रहे हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो यह रखना 1940 में अगस्त प्रस्ताव। और बेवेल योजना अभी हम लोग पढ़े थे 45 में हुई थी। तो कालानुक्रम के आधार पर सबसे पहले कौन हुआ था? क्रिप्स मिशन, मतलब सबसे पहले 2 हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? सॉरी पहले हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद हो जाएगा आपका क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका CR फॉर्मूला, फिर हो जाएगा आपका बेवेल योजना, फिर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना। मतलब 4, 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में गठित आयोग 1902 से 1903 का संबंधित किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं एंड्रयू फ्रेजर, जिसकी अध्यक्षता में 1902-3 के अंतर्गत एक आयोग की गठित की गई थी? तो याद रखना है यह जो है पुलिस सुधार के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर कथन नहीं मतलब सत्य को हमें बताना है। सबसे पहले बता रहा है कि भारत में कार्यरत श्रमिकों को दशाओं में सुधार और उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो क्या यह सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था? तो नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। दूसरा है श्रमिकों के दशाओं में सुधार और कार्य की दशाओं में जांच के लिए 1875 में एक आयोग की गठित की गई थी, बिल्कुल सही है। तीसरा बता रहा है कि 1821 में भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ था, बिल्कुल सही है। मतलब 2 और 3 सही हो जाएगा।
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 68 नंबर सवाल। द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के अनुसार कारखानों में काम करने के लिए बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो यह रखना 1891 में जो द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम लाया गया था, उसमें जो बताया गया था कि भारतीयों को उम्र जो है मिनिमम 9 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष होनी चाहिए, तभी काम मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 69 नंबर सवाल। 69 नंबर बता रहा है कि रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है किस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रस्तावित में लाया गया था? तो यह रखना है रैयतबाड़ी व्यवस्था वह बॉम्बे और आसाम क्षेत्र में विस्तार हुई थी। बॉम्बे और आसाम क्षेत्र में विस्तार हुई थी रैयतबाड़ी व्यवस्था। अगला है महलबाड़ी व्यवस्था। यह जो है मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांत यानी यूपी, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी में महलबाड़ी योजना की शुरुआत की गई थी। चौथा अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जो है बनारस और कर्नाटक क्षेत्र में किया गया, मतलब 2, 3 और 1 हो जाएगा राइट आंसर। 2, 3, 1, 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 70 नंबर सवाल। कथन और कारण के आधार पर हमें सही बताना है। सबसे पहले 1813 के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय समाज और देश के सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। इसका कारण बता रहा है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण ब्रिटेन के हितों और विचारधाराओं में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था, तो बिल्कुल सही है। मतलब कथन और कारण दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इसको कालानुक्रम के आधार पर बताना है। 71 नंबर सवाल। सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो याद रखना सबसे पहले व्यापारिक पूंजीवाद हो जाएगा। सबसे पहले व्यापारिक पूंजीवाद, फिर मुक्त व्यापार, फिर वाणिज्यिक पूंजीवाद। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 72 नंबर सवाल। सवाल है कि प्रेस पंजीकरण अधिनियम 1867 का उद्देश्य प्रेस और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था। तो क्या यह सही है? नहीं, ये गलत है। दूसरा है कि पंजीकरण अधिनियम 1867 के द्वारा मैटकॉफ अधिनियम 1835 को परिवर्तित कर दिया गया था, तो बिल्कुल ये सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। अगला सवाल आते हैं हम लोग। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहां से बहुत ज्यादा सवाल मिलेगी आपको। समाचार पत्र और उसके संरक्षक कौन कौन से थे? सबसे पहले बता रहा है कि जो हिंदू नामक समाचार पत्र है वह सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। याद रखना हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। उसके बाद वो हिंदुस्तान जो है J.H. वर्मा के द्वारा किया गया था, J.H. वर्मा के द्वारा। उसके बाद इंडियन मिरर जो है वह N.N. सेन के द्वारा किया गया था। वॉइस ऑफ इंडिया यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर देखते हैं। 2, 3, 4, 1 नहीं, 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 74 नंबर सवाल। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? तो भारत के प्रथम पत्रकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसे जेल हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 75 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत ही उम्दा सवाल, बहुत ही बड़ा सवाल, 5 स्टार सवाल। किसे कहा जाता है? तो याद रखना है 1854 में एक एक्ट आया था, वह एक्ट नाम का था चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना 1937 के संबंध में निम्नलिखित कथन पे हमें विचार करना है। सबसे पहले बता रहा है कि इस योजना ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा यह जो है वह अध्यक्षता की गई थी। कि क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है। दूसरा बता रहा है इस योजना की अवधारणा गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्र से प्रकाशित लेखों की श्रृंखला पर आधारित थी। बिल्कुल सही है। तीसरा बता रहा है इस योजना के तहत 6 से
लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तत्काल की गई थी, गलत है। उनमें से उन क्षेत्रों को हिंदी पढ़ाने में बात की गई जिसमें वह मातृभाषा नहीं थी, तो बिल्कुल सही है, 2 और 4 सही हो जाएगा। 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 77 नंबर सवाल। 77 बता रहे सैडलर आयोग, मतलब सबसे पहले जो है कालानुक्रम के आधार पे हमें बताना है, ठीक है। तो सैडलर आयोग कब हुआ था, तो यार ना सैडलर आयोग 1917 में घटना हुई थी, आई थी। उसके बाद बता रहा है सैडलर आयोग 1917 में घटना हुई थी। उसके बाद बता रहा है कि हार्टोग समिति जो है 1929 में घटना हुई थी। हंटर आयोग जो 1882-83 में घटना हुई थी, 1800 याद रखना है। उसके बाद जो घटना हुई थी वह वुड डिस्पैच 1854 में हुई थी। उसके बाद बता रहे हैं सर्जेंट योजना यह 1944 में हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, तो याद रखना सबसे पहले 4 पढ़े। सबसे पहले 4 हो जाएगा वुड डिस्पैच, फिर हो जाएगा आपका हंटर आयोग, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सैडलर आयोग 1917, ठीक है। उसके बाद जो है वह हार्टोग समिति, उसके बाद हो जाएगा आपका सर्जेंट योजना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 4 3 1 2 5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था, तो याद रखना यह बड़ौदा में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 79 नंबर, और सवाल बहुत कम बचे हुए हैं, 60 सवाल लगभग होगा, 60 से 70, अंत तक जरूर बने रहिए। विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना है सन 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 80 नंबर सवाल। सवाल की अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना अप्रैल 1936 में की गई, इसके प्रथम सचिव और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह रखना है NG रंगा और सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 81 नंबर। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था, तो याद रखना यह जो किया गया था तो ऑप्शन नंबर 35 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 82 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध बंगाल से नहीं था, कौन से आंदोलन का संबंध जो है वह आपका बंगाल से नहीं था, तो बिल्कुल कृति आंदोलन बंगाल से संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों को कथन और कारण पे हमें जिक्र करना है। सबसे पहले बता रहा है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब लाया गया था, तो ये बिल्कुल 1889 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में। मालाबार टेनेसी एक्ट 1929 में और बरगदार अधिनियम 1949 में। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को कथन और विचार पर सत्य हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले बता रहे हैं कि केरल में के मालाबार तट में अगस्त 1921 में स्थानीय मोपला किसानों के द्वारा जबरदस्त विद्रोह किया गया था, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये सही है। 1921 के अगस्त में मालाबार तट पर मोपला विद्रोह की घटना हुई थी, तो बिल्कुल ए सही है। दूसरा, वर्ष 1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के किसान संगठित होकर आंदोलन में उतर गए और उन्होंने आंदोलन भी चलाया, तो बिल्कुल सही है। मतलब 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 85 नंबर सवाल। भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था, तो याद रखना भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना जो है वह किनके द्वारा किया गया था, NG रंगा द्वारा आंध्र प्रदेश से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि मुंह सूख रहा है, ठीक है। 86 नंबर सवाल, थोड़ा सोचिए आप लोग। बता रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक कहा जाता है, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक जो है वह नारायण मेघाजी लोंखड़े को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 87 नंबर सवाल। सवाल है कि भारत में आधुनिक पद्धति पर आधारित पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन का कौन सा नाम था, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास लेबर यूनियन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 88 नंबर सवाल।
साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है। उपरोक्त में से यह कथन किस भारतीयों के द्वारा कहा गया था? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय के द्वारा यह कहा गया था कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। यह कथन लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 89 नंबर सवाल। कथन मतलब इसका जिक्र करना है और मिलान करना है। सबसे पहले बता रहा है कि ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट कब पारित किया गया था? तो यार 1929 में, ठीक है। उसके बाद ट्रेड यूनियन अधिनियम यह कब पारित किया गया था? 1926 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो यार 1918 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन कब हुआ था? तो यार 1922 में किया गया था। तो 4-3-1-2 हो जाएगा आपका। 4-3-1-2 कहाँ है? हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 90 नंबर सवाल। 1929 में हुई गठित राजकीय श्रम आयोग रॉयल कमीशन ऑफ लेबर के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना इसके लेबर के अध्यक्ष कौन थे? J.H. विटली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा सवाल है, गठित बहुत ही शानदार सवाल है। याद रखना 1929 में गठित राजकीय श्रम आयोग के रॉयल कमीशन लेबर के अध्यक्ष थे J.H. विटली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 91 नंबर सवाल। दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर कब और किनके बीच किया गया था? तो याद रखना दिल्ली पैक्ट जो है वह 8 अप्रैल 1950 को किया गया था नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही उम्दा सवाल है, बेबिया सवाल, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। दिल्ली पैक्ट जो है वह 8 अप्रैल, डेट भी याद रखना है, 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 92 नंबर सवाल। रिक्त स्थान को हमें भरना है। 30 जनवरी 1948 को किस जगह पे नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिरला भवन नई दिल्ली में, ठीक है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1948 को जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा बिरला भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 93 नंबर सवाल है कि बटलर समिति 1927 का संबंध किस क्षेत्र से था? बहुत ही कंटाप सवाल है। तो याद रखना है देशी रियासतों के साथ संबंध को विस्तार करना बटलर समिति 1987 का संबंध था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमें कथन और कारण सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। तो देखते हैं, सबसे पहले बता रहा है कि एक समान संघ की नीति कब आई थी? तो याद रखना एक संघ समान नीति 1935 से 47 के बीच में आई थी। दूसरा बता रहा है कि अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कब लाई गई थी? तो याद रखना है 1765 से 1813 के दौरान। उसके बाद घेरे की नीति कब आई थी? तो याद रखना घेरे की नीति जो है वह घेरे की नीति 1765 में आया था और यह जो है 1813 में आया था। अधीनस्थ नीति कब आई थी? तो 1857 में, ठीक है। तो याद रखना 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 95 नंबर सवाल। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत ही शानदार सवाल, 5 स्टार सवाल, बेबिया सवाल। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का नाम क्या थे? तो याद रखना संवैधानिक सलाहकार का नाम क्या था? वेनेगल नरसिम्हा राव यानी VN राव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। VN राव जो है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 96 नंबर सवाल है कि वर्मा यानी म्यांमार का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कब किया गया था? तो ये तो सब पता है कि वर्मा जब विलय हुआ था वो कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत, कांग्रेस की स्थापना के दौरान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1885 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 97 नंबर सवाल। सबसे पहले जो हमें कालानुक्रम के आधार पर बताना है। सबसे पहले बता रहा है कि चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था? तो यार ना ये तो सबको याद होगा 1962 में। उसके बाद बता रहा है कि बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कब किया गया था? तो याद रखना यह जो है बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम सम्मेलन 1961 में किया गया था। उसके बाद बता रहा है कि बाडुंग सम्मेलन कब हुई थी? तो याद रखना 1955 में बाडुंग सम्मेलन हुआ था। ये सब डेट एकदम जहन में याद रखना है। उसके बाद कोरियाई युद्ध जो है वह 1953 में हुआ था, ठीक है। कोरियाई युद्ध 1953 में हुआ था।
तो फिर हमें कालानुक्रम के आधार पर बताना है सबसे पहले क्या हुआ था। तो याद रखना सबसे पहले जो है कोरियाई युद्ध हुआ था यानी डी, सबसे पहले डी हो जाएगा। उसके बाद बाडुंग सम्मेलन हुआ था यानी सी हो जाएगा। उसके बाद बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था यानी बी हो जाएगा। उसके बाद ए हो जाएगा। तो डी सी बी ए कहाँ है, डी सी बी ए, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डेट भी उम्मीद कर रहा हूँ कि याद भी हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 98 नंबर सवाल। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन यह सम्मेलन कब किया गया, तो 1961 में। इस सम्मेलन के सदस्य के तौर पर कुल कितने देश ने भाग लिया था, तो याद रखना है वह सितंबर 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन का आयोजित बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में टोटल 25 अफ्रीकी एशियाई देशों को मिलाकर टोटल 26 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 26 देशों ने के सदस्य के तौर पर जो है वह भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी बहुत ही बड़ा सवाल है, 26 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट हम बताते हैं 99 नंबर सवाल। सवाल है कि भारत और अमेरिका के बीच आणविक ऊर्जा और असैन्य उपयोग के संबंध में समझौता किस वर्ष किया गया था, तो बिल्कुल यहाँ पर 1963 राइट आंसर हो जाएगा। 1963 में भारत और अमेरिका के बीच आणविक ऊर्जा के असैन्य उपयोग के रूप में समझौता किया गया था 1963 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 100वां नंबर सवाल। अभी और 50 सवाल बचा हुआ है, प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। 100वां नंबर है कि भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच आयोजित किया गया। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। इनमें से कितने राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल थे, कितने थे, तो याद रखना है टोटल 14 थे। टोटल जो दल थे वह कितने थे, 53, लेकिन राष्ट्रीय दल का दर्जा कितने मिले थे, कितनों को, तो याद रखना 14 दलों को राष्ट्रीय दर्जा मिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 101 नंबर सवाल। फर्स्ट नंबर सवाल बता रहा है कौन से कथन सत्य है, हमें सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स विटकी के द्वारा द बंगाल गजट 1880 में स्थापित किया गया था। तो याद रखना है यह जो है भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जो है वह 1780 में प्रकाशित किया गया था, ना तो 1880। याद रखना है कब, द बंगाल गजट की स्थापना 1780 में ऑगस्टस हिक्की के द्वारा स्थापित किया गया था, नॉट 1880, मतलब पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा बता रहा है कि सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1882 में इसका मुद्रणालय जब्त कर लिया गया था। तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा, 1780 नहीं, 1882 नहीं, 1782, मतलब 2 साल बाद ही जो सरकार की आलोचना कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, इसीलिए जो है इसकी मुद्रणालय जब्त कर ली गई थी 2 साल बाद ही, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा सवाल देख लिए। सबसे पहले जो भारत का पहला समाचार पत्र सवाल पूछता है, नाम है द बंगाल गजट। इसकी स्थापना किसने किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। कब किया गया था, 1780 में। इसके मुद्रणालय कब जब्त की गई थी, तो यानी 1782 में। मतलब यहाँ दोनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भारतीय प्रेस के विनियमन के कथन पे हमें कौन से कथन जो है सत्य है, हमें यही ढूंढना है। तो कौन सा कथन सत्य है, सबसे पहले बता रहा है कि समाचार पत्रों के परिक्षेपण अधिनियम 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया था, ये सही है। दूसरा बता रहा है कि चार्ल्स मैटकॉफ ने 1835 में समाचार पत्रों के परिक्षेपण अधिनियम 1799 के नियमों को रद्द कर दिया, ये गलत बता रहा है। इसीलिए इस मैटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहा जाता है। ये मुक्तिदाता सही है, ये जो बता रहा है वह चार्ल्स मैटकॉफ को जो है मुक्तिदाता कहा जाता है, लेकिन कथन गलत है, मतलब दूसरा गलत है, ठीक है। 1799 में जो ये कथन जो रद्द किया था ये गलत है। अगला है जो तीसरा नंबर, अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 के द्वारा सरकार ने बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रणालय रखना और उसे प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ये भी सही है। मतलब 1 और 3 सही बता रहा है। 1 और 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल। इंडियन नेशनल आर्मी ने स्त्री सैनिकों का भी एक दल डॉक्टर कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में गठन किया गया। इस दल का नाम क्या था, तो याद रखना इस दल का नाम
ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है, हमें ये ढूंढना है। सबसे पहले ऑप्शन एक बता रहा है कि इस अधिनियम जो है 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्र पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु लाया गया था, तो बिल्कुल सही है, डेट याद रखना 1878। दूसरा, जिला दंडनायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार दिया गया था, बिल्कुल ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा बता रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र पर परिवर्तित कर दिया गया था, ये भी सही है। चौथा बता रहा है कि यह जो है वह 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वही से केवल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। निम्नलिखित कालानुकरण के आधार पर हमें सत्य के कूट की रचना करना पड़ेगा। ठीक है, तो सत्य की कूट की रचना करते हैं। सबसे पहले बता रहा है कि 1900 महाराष्ट्र ने कर ना अदायगी का अभियान जो है वह किया था। तो महाराष्ट्र में जो कर ना अदायगी करने की जो अभियान चलाया गया था वह कब अदा किया गया था, वह अभियान कब चलाया गया था, याद रखना है 1896 में, सब डेट याद रखना है। ठीक है, अगला बता रहा है कि कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित करने के विरोध में महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, यह भी 1896 में किया गया था, मतलब यहाँ बहुत ही क्लोज ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र में कर अदायगी चला गया था वह 96 से लेकर 97 तक चला था, मतलब बिल्कुल ये इसके बाद ही यह वाला आएगा। उसके बाद बता रहा है कि गणपति उत्सव का महोत्सव तैयार किया गया था, तो यह तो 1893 में किया गया था। गणपति महोत्सव जो है 1893 में किया गया था। उसके बाद यह जो वह बता रहा है पूना में प्लेग से निपटने के लिए सरकारी प्रयास का समर्थन कब किया गया था, तो याद रखना यह जो 1897 में भी किया गया था। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा, सबसे पहले 3 हो जाता है 93, उसके बाद हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 96, उसके बाद हो जाएगा आपका 96 97, उसके बाद लास्ट में 97, मतलब 3 2 1 4 राइट आंसर हो जाएगा, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, कथन और कारण पे हमें बताना है। कथन बता रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके क्या रंगून भेज दिया गया था, तो क्या ये सही है, तो याद रखना है यह बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में रंगून भेज दिया गया था, मतलब ये सही है। दूसरा बता रहा है, ठीक है, अच्छा 106 नंबर, हाँ, तो ये सही बता रहा है। दूसरा है शिवाजी महोत्सव के समय तिलक द्वारा एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या को सही ठहराने के आधार पर सरकार ने रैंड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार किया था, ये मतलब ये सही है, लेकिन कथन का कारण उपयुक्त नहीं बता रहा है। ठीक है, कथन का कारण उपयुक्त जो है नहीं बता रहा, मतलब यहाँ पर ए बी कथन सही है, आर भी सही है, लेकिन कारण जो बताया ना वह कथन पर स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 107 नंबर सवाल, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर हमें विचार करना है। ठीक है, सबसे पहले बता रहा है कि इसके द्वारा लॉर्ड रिपन के द्वारा 1878 में अधिनियम के सभी प्रावधानों को पुनर्जीवित किया, ये सही है, ये सही बता रहा है। दूसरा बता रहा है नहीं, यह लॉर्ड रिपन के द्वारा नहीं किया गया था, एक्सट्रीमली सॉरी, यह लॉर्ड रिपन के द्वारा नहीं, ये मतलब गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा बता रहा है कि सरकार को अखबारों के पंजीकरण रद्द करने का अधिकार दे दिया, ये सही है, सरकार को दिया गया था अखबारों की पंजीकरण रद्द करने का। उसके बाद तीसरा बता रहा है कि आर्थिक बाधाओं द्वारा प्रेस की आज़ादी रोक लगाने का प्रयास किया गया था, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पूछ रहा है कि असत्य कौन है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल, वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया था,
तो याद रखना तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू के अध्यक्षता में 1921 में जो है वह प्रेस समिति का गठन किया गया था। अगला हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल हमें बता रहा है कि सबसे पहले हमने कथन का कौन सा कथन सत्य है वो हमें ढूंढना है। वॉरेन हेस्टिंग 1784 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया, गलत बता रहा है। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ये सही है। तीसरा बता रहा है वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था, गलत है। मतलब केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है, तो याद रखना शिक्षा के प्रदान करने की भाषा से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 11 नंबर सवाल, ठीक है। 11 नंबर सवाल बता रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, मैं सत्य को ढूंढ रहा। मैकाले का स्मरण पत्र 1835 के संबंध में विचार करना है कथन पर। सबसे पहले बता रहा है कि उसने अपने स्मरण पत्र में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की वकालत की, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य का ज्ञान जन साधारण तक सरकारी शिक्षाओं के द्वारा पहुंचाना और अधोमुखी प्रवेश सिद्धांत का नाम से दिया जाना, ये गलत है। मतलब केवल एक सही बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल एक बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में। इसके सिफारिश पर कौन सा कथन गलत है, सबसे पहले हमें ये ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि सरकार के द्वारा जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करने की नीति बनाई, बिल्कुल सही है। दूसरा बता रहा है कि इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं के रूप में दिया गया, ये भी सही है। तीसरा बता रहा है कि इसने सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष पर शिक्षा पर बल दिया, ये गलत बता रहा है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि इसने अपने स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की पर बल दिया था, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है, आवश्यकता पर बल दिया गया, तो केवल सी राइट आंसर हो जाएगा, वही गलत था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल। ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल्स नामक अधिनियम कब पारित किया, तो बिल्कुल 1876 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल्स की स्थापना 1876 में किया गया था। 14 नंबर सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव के संबंध में कौन से कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन जो हमें सत्य बता रहा है, हमें ये ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि कुल लोकसभा की 489 सीटों में चुनाव आयोजित किया गया था प्रथम आम चुनाव में, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ये ध्यान में याद रखना है, टोटल 489 सीट थी। दूसरा बता रहा है कि चुनाव के पश्चात प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो है वह गणेश वासुदेव मावलंकर थे, क्या ये सही है, बिल्कुल ये सही है, तो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। अखिल भारतीय किसान सभा में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहले बता रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं। पहला, इस सभा का स्थापना 1936 में लखनऊ में किया गया था, ये तो सही बता रहा है। दूसरा, इस सभा में घोषणा पत्र जारी की गई थी, ये भी सही बता रहे हैं। तीसरा है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन फैजपुर में किया गया था, ये भी सही है। 1937 में प्रांतीय चुनाव जारी हेतु घोषणा पत्र में भारतीय किसान सभा के एजेंडे शामिल नहीं थे, शामिल थे, ये गलत बता रहा है, यही सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। 1945-46 में प्रांतीय चुनाव के पश्चात किस प्रांत में खिज़्र हयात खान के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था, तो याद रखना है पंजाब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धार्मिक प्रचार करने की अनुमति पहली बार किस अधिनियम कानून के तहत प्रस्तावित में लाया गया था, तो याद रखना चार्टर एक्ट 1813 के तहत धार्मिक प्रचार करने के लिए पहली बार जो है सालाना 1 लाख रुपये भी यह धार्मिक प्रचार के लिए और शिक्षा को प्रसार करने के लिए किया गया था। और उसके बाद जो है यह ECI यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है
उसकी एकाधिकार भी समाप्त कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 1813 के तहत। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान के अनुसार 2 भारतीय सदस्यों को इंग्लैंड में राज्य परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उनमें से एक सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, जिसमें मुस्लिम लीग की स्थापना ने सक्रिय भूमिका निभाया था। तो दूसरा भारतीय कौन थे? तो याद रखना है, दूसरा भारतीय का नाम था, याद रखना है, कृष्णा जी गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909 में जो प्रस्तावित लाया गया था उसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी और कृष्णा जी गुप्ता इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। सवाल है कि भारतीय सिविल सेवा के नव नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इंग्लैंड के हैलीबरी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना, यह ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना 1806 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। सवाल है कि भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम के खत्म करने का निर्णय लिया? तो याद रखना है म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित कथन संगीतकारों पे हमें विचार करना है। उपरोक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? अब हम लोग करंट अफेयर से संबंधित सवाल देखते हैं, जो कि बिहार हो, बिहार करंट अफेयर, या नेशनल करंट अफेयर या इंटरनेशनल करंट अफेयर। बीपीएससी में आपको ये जरूर बेनिफिट मिलने वाली है। 2024 के जितने भी करंट अफेयर संबंधित वो सारे सवाल, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्लीज प्रीवियस ईयर सवाल वहाँ बहुत ही कंटाप तरीके से जबरदस्त विश्लेषण के साथ पढ़ा चुके हैं। तो वहाँ आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिएगा, सारे देख लीजिएगा। समय बहुत कम है और करंट अफेयर भी हमें जो देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहा है कि किस संगीतकार को है जो ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जाकिर हुसैन बिल्कुल सही है, गणेश राजगोपालन बिल्कुल सही है, और शंकर महादेवन ये भी सही है। शंकर महादेवन इसको भी मिला है। ए आर रहमान नहीं, ए आर रहमान को नहीं मिला। तो बिल्कुल 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन तीनों को मिला है ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल 23 नंबर सवाल है कि हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट HAPS का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिसर के द्वारा किया गया? तो याद रखना CSIR। ठीक है, CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 24 नंबर सवाल। सबसे पहले बता रहा है कि नीतीश डिवाइस जो है वह पद विस्तारित रूप क्या है जो आवश्यक बिजली गिरने पर या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट करने का व्यापक चर्चा में है। मतलब यहाँ बता रहा है कि नीतीश की फुल फॉर्म जो है वह क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर नोवेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन स्टेटी, ठीक है, सेफ्टी ह्यूमन लाइव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नीतीश का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। कौन सा कथन जो है भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया? इसे 2024 में सम्मानित नहीं किया गया है। सबसे पहले बता रहा है कि एम वेंकैया नायडू, इसे तो नहीं मिला। PV नरसिम्हा राव बिल्कुल ये सही है। स्वामीनाथन ये भी सही है। नहीं, स्वामीनाथन को तो भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। नहीं, स्वामीनाथन को MS स्वामीनाथन, तो MS स्वामीनाथन को किया गया है। हाँ, 5 व्यक्ति थे। 5 व्यक्ति सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, उसके बाद कपूरवी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, ठीक है, उसके बाद नरसिम्हा राव, उसके बाद हो गया MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन, ठीक है, तो इसे मिला है। तो कौन वाला सही हो जाएगा? यहां पूछ रहा है किसे नहीं मिला। अच्छा, किसे नहीं मिला ये पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल सुब्रमण्यम को तो नहीं मिला, तो 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, PV नरसिम्हा राव हो गया, कपूरवी ठाकुर हो गया, चौधरी चरण सिंह हो गया, नरसिम्हा राव हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी और स्वामीनाथन, ये सबको मिला है। वेंकैया नायडू को नहीं मिला, PV नरसिम्हा
सुब्रमण्यम को नहीं मिला, नरसिम्हा राव को मिला है, स्वामीनाथन को मिला है। मतलब एक, ये 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा यहाँ सवाल कर रहा है ये 2 को मिला है लेकिन किसको नहीं मिला है, तो 1 और 4 को नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से हमको बिलोंग करना। सबसे पहले पशु खेल और राज्य से संबंधित सवाल। हौरी हब्बा यह जो है कर्नाटक का पशु खेल है। उसके बाद जल्लीकट्टू यह तमिलनाडु का है। धीरियो यह जो है गोवा का है। कंबाला पंजाब का है। मतलब सब सही है। ठीक है, कौन सा कथन गलत, अच्छा सॉरी यहाँ कौन सा कथन गलत बता रहा है। ठीक है, कौन सा कथन अच्छा कर्नाटक तो कंबाला तो कर्नाटक का है, ये गलत है। कंबाला कर्नाटक है, नॉट पंजाब। ठीक है, तो ये गलत बता रहा है। उसके बाद हौरी हब्बा कर्नाटक हो जाएगा, कंबाला भी कर्नाटक हो जाएगा, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, ये तो सबको पॉपुलर जानते हैं, धीरियो गोवा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया, तो याद रखना है बौद्ध सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सबसे पहले हमें लिपियों पर विचार करना है। उपरोक्त में से किसे त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में कोकबोरोक भाषा की आधिकारिक लिपि के आधार पर घोषणा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 मतलब बंगाली और रोमन को, देवनागरी को नहीं किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। बिहार सरकार ने 3E मिशन मोड का संबंध किससे बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना 3E जो है वह ट्रैफिक से संबंधित एक मिशन मोड है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 130 नंबर सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह तो सारण में आता है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कथन पर हमें विचार करना है, कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले बता रहा है कि स्वाति जो है वह साइंस फॉर विमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल जो है वह क्या इसका फुल फॉर्म है, तो बिल्कुल ये सही है। उसके बाद भारत में यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू किया गया, तो क्या ये सही है, तो श्रीलंका में किया गया है, मालदीव का तो मालदीव में भी किया गया। ठीक है, भारत में यूपीआई सेवाएं जो है मालदीव श्रीलंका के साथ भी किया गया है, मालदीव के साथ भी हाल ही में तो मालदीव में भी किया गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, तो बिल्कुल ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो ए ना ही बी। ठीक है, दोनों के साथ किया गया है, श्रीलंका के साथ भी किया है और मालदीव के साथ भी किया गया है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौन सा कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सबसे पहले बता रहा है कि नागोया प्रोटोकॉल एक स्वेच्छाकारी वैश्विक समझौता है, क्या ये सही है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा बता रहा है कि नागोया कहाँ है, जापान में 2010 में हुआ था। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल संसाधन उपयोग के लिए लाभों के उचित बंटवारा को सुनिश्चित करना था, नहीं ये नहीं था। तीसरा बता रहा है कि भारत जो है 11 मई 2011 को इसका अनुसमर्थन किया था, तो क्या इसका कौन सा कथन सत्य बता रहा है, तो याद रखना है ये भी गलत हो जाएगा, केवल ए सही बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल। कथन पे हमें सत्य कथन पे लगाना है टिक। सबसे पहले बता रहा है कि यूरोपीय संघ जो है वह 2040 तक ग्रीन हाउस गैस 1990 के स्तर में 55% तक कम करने का लक्ष्य बता रहा है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यह 2030 है, 2040 नहीं है, 2030 है, मतलब पहला वाला कथन गलत बता रहा है। दूसरा बता रहा है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और एक टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है, क्या ये सही है, बिल्कुल ये सही है, मतलब केवल 2 सही है। ठीक है, पहला वाला गलत है। अगला सवाल, डिब्रूगढ़ कौन सा कथन सत्य है, डिब्रूगढ़ पहले फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये गलत है। दूसरा बता रहा है कि
भारत में फरवरी 2020 में गांधीनगर गुजरात में CMS COP13 की मेजबानी की गई थी। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सत्य है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल है कि विधि आयोग के वर्तमान, अच्छा कौन असत्य है? विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी जी है। तो क्या ये भी सही है? तो बिल्कुल सही है, ऋतुराज अवस्थी जी जो है वह इसके अध्यक्ष है, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा, पहला विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ब्रिटिश राज के दौरान 1834 में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। मतलब यहाँ असत्य पूछ रहा है, मतलब कोई भी सही नहीं है, मतलब कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ना तो ए नहीं दो। अगला सवाल है 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथन पर हमें विचार करना है। सबसे पहले बता रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। सुबिका पेंटिंग्स का संबंध नागालैंड के नागा समुदाय से है, तो क्या ये सही है? तो याद रखना है ये जो है गलत बता रहा है, ठीक है, ये गलत बता रहा है, पहला वाला गलत बता रहा है। यह जो बता रहा है वह जो है वह नागालैंड के नागा समुदाय से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। दूसरा, सुबिका पेंटिंग्स विलुप्त की कगार पर ही, बिल्कुल ये सही है, मतलब केवल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल, सत्य कथन को हमें ढूंढना है। सबसे पहले बता, हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया गया था, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। इसके तहत भारत में सभी जीवों में कृषि वानिकी उपयुक्त जो है वह आकलन के दौरान रिपोर्ट सेंसिंग और CIS तकनीक का विकसित किया गया था, ये सही है, मतलब केवल दो सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 38 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री समेकित चोर विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पे हमें विचार करना है, ठीक है। सबसे पहले बता रहा है, अच्छा यहाँ बता रहा है कि ग्रो योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ग्रो योजना जो है ना, ग्रो रिपोर्ट ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च नहीं, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए वह गलत हो जा रहा है। 38 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री समेकित चोर विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले हमें को ढूंढना है, सत्य ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि इसके तहत किसानों को तालाब बनाने और जल प्रबंधन के लिए 50% से 70% तक अनुदान की प्रावधान दिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस योजना का वर्ष 1921-22 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा, सिवान आदि क्षेत्रों में लागू कर दिया गया था, बिल्कुल सही है, मतलब दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर बता रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, ये हमें ढूंढना है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा किया गया था, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये केवल बता रहा है, मतलब गलत है, क्योंकि संस्कृत विद्वान जो है जगत गुरु रामद्वाराचार्य को भी मिला था, मतलब ये गलत हो जा रहा है। केवल नहीं मिला, केवल उर्दू कवि को नहीं मिला है, केवल नहीं मिला है, कवि गुलजार को मिला है, उसके साथ साथ जो संस्कृत विद्वान है जगत गुरु राम भद्राचार्य उसको भी मिला है, यहाँ केवल जिक्र कर दिया, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। दूसरा, GS कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता थे, बिल्कुल ये सही है, मतलब केवल दो सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखना नरेंद्र कुमार यादव को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल है कि कौन से कथन हमें असत्य है, ये हमें असत्य ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है ब्राजील में किया गया था, ये गलत है, यह दुबई में हुई थी, ये गलत हो जा रहा है। दूसरा है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI संचालित सरकारी सेवा का 9वां गौटेक पुरस्कार प्रदान किया गया, ये सही है, ठीक है। अच्छा रुकिए, होल्ड, अच्छा हाँ ठीक, ये असत्य पूछ रहे हैं इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, केवल एक गलत है, दूसरा सही बता रहा है। अगला सवाल 42 नंबर, निम्नलिखित में कथन पर हमें विचार करना है। सबसे पहले बता रहा है कौन सा कथन हमें सत्य है, यहाँ एकदम जहन में याद रखना, ये हमें देख लेना है। सबसे पहले बता रहा है कि सारण में गंडक नदी में घड़ियाल तथा कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो क्या यह निर्णय लिया गया है? तो याद रखना यह जो है ना गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है ना बेतिया में लिया गया था, सारण में नहीं,
यह बेतिया में लिया गया है, मतलब पहला वाला गलत हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा बता रहा है इस कार्य हेतु अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजल्स चिड़ियाघर बिहार में मदद मिला। बिल्कुल ये सही है, मतलब कौन सा कथन सही है, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 43 नंबर, डॉक्टर हेज जी गेगोंग का निधन हो गया, वह कौन थे? तो याद रखना यह जो है वह किस देश से संबंधित है? नामीबिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य को हमें ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए PACE उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह इसरो के द्वारा नहीं, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा है PACE का फुल फॉर्म जो है वह क्या है? तो याद रखना है प्लैंकटन एयर क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ एयर नहीं है, यहाँ एरोसॉल है। ठीक है, प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। और पूछ भी रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। याद रखना है PACE पैक उपग्रह जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, कब? तो फरवरी 2024 में। और याद रखना है, नहीं फरवरी में नहीं, 2024 में ही किया गया था। पैक का नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, नॉट इसरो। तो पहला गलत हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम। ठीक है, एयर वाला गलत हो जा रहा है, तो दोनों सही, दोनों गलत हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सवाल बता रहा है कि मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर में किया गया था। तो क्या यह बालासोर में किया गया था? नहीं, यह विशाखापट्टनम में किया गया था, मतलब पहला गलत बता रहा है। दूसरा, इस अभियान की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना का गठबंधन था। बिल्कुल सही है, मतलब केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और 3-4 सवाल बचा हुआ है। 46 नंबर, ई जागृति पोर्टल जो है वह किससे संबंधित है? तो सबसे पहले बता रहा है यह उपभोक्ता के आयोगों के लिए पोर्टल सही है, बिल्कुल सही है। यह चुनाव जागरूकता से नहीं, चुनाव से संबंधित नहीं है। ठीक है, दूसरा बता रहा है कि यह विद्यार्थी पोर्टल नहीं, इनमें से कोई, मतलब पहला ही है। ठीक है, आयोग के एक पोर्टल है ई जागृति पोर्टल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 47 नंबर सवाल है कि 10वीं वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखना UAE के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर सवाल, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 49 नंबर सवाल। 49 नंबर बता रहा है कि श्री राम सिंह का संबंध किससे है? तो याद रखना श्री राम सिंह का संबंध कूका आंदोलन से भी है, नामधारी संप्रदाय से भी है, मतलब सी, ए और बी दोनों से है। नेक्स्ट और आज के इस महामैराथन क्लास का अंतिम सवाल, किस राज्य के गुणेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता के रूप में स्थापित किया गया? तो याद रखना है उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 150 सवाल हम लोग समाप्त कर लिए हैं। तीसरा यह लेक्चर हमारा था, जो कि बीपीएससी सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस सेट के रूप में तीसरा सेट प्रैक्टिस था, जो कि एडुटेरिया का बुक है। 120 हम लोग जीके के रूप में देखें, उसके बाद 30 जो है हम लोग क्या देखें, करंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ कम से कम एक बार एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत के आधार पर अभी के सभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसके PDF आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा, वह टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अपलोड है, तो प्लीज़ वहाँ विजिट जरूर कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने 2 ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं, लगभग 300 सवाल, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा अगर आप बीपीएससी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ जरूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आपका बहुत ज़्यादा जोरदार स्वागत रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।